नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही विशेष बात पर चर्चा करेंगे कि स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर का पैसा क्यों नहीं बनता है। आखिर क्या कारण है कि स्टॉक मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर है, यानी रिटेल कौन, जो छोटा पैसा लगाता है 10 लाख 20 लाख 5 लाख या 1000 रुपये से लेकर के 15 20 25 लाख रुपए तक जो भी पैसा लगाता है, वो आखिर पैसा गवा क्यों देता है। क्या कारण है कि वो वेल्थ नहीं बना पाता। जितनी कहानियाँ जो सुनाई जाती है, क्या वो वास्तविकता में है, क्या वो सच में है, वो होती भी है या नहीं भी होती है, और क्या ये भारतीय स्टॉक मार्केट में है या दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में है, रिटेलर पैसा कमाता भी है या नहीं कमाता है। क्योंकि जिस हिसाब से भारतीय स्टॉक मार्केट या दुनिया के स्टॉक मार्केट चलता है, आपको लग रहा होगा कि रिटेलर तो पैसा बना ही नहीं सकता। इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई है, थोड़ी बहुत झूठ भी है। सच्चाई क्या है? सच यह है कि मार्केट में हर रिटेलर पैसा नहीं बना सकता, चाहे वो कितना ही समझदार हो। यहाँ तक कि कई बार देखा गया है कि जो कोर्स किए हुए हैं या जो स्पेशल पढ़े हुए हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी यहाँ पर आकर के पैसा गंवा देता है, पैसा नहीं बना पाता। तो पहले हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में कौन कौन है, कौन कौन वे लोग हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। देखो, अगर हम प्रमोटर को छोड़ दें, प्रमोटर कौन? जिसकी कंपनी है, जिसने कंपनी खड़ी की है और मैक्सिमम शेयर होल्डर वही होता है, उसको यदि हम छोड़ दें तो मुख्यतः 3 लोग होते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं: रिटेलर, HNI और इंस्टीट्यूशंस। रिटेलर कौन हो गया? रिटेलर वो हो गए जो आम तौर पर 1 करोड़, यानी मैक्सिमम उसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 1 करोड़ के आसपास ही होता है, उसे हम कहते हैं रिटेलर। 1000 रुपये से लेकर के 1 करोड़ तक के बीच में वो पैसा लगाता है, उसे कहेंगे हम रिटेलर। HNI क्या हो गया? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जो आम तौर पे 5 करोड़ से ज़्यादा रुपए लगाता है। 5 करोड़ के या 1000 करोड़ 100 2000 करोड़ 50,000 करोड़ रुपए तक जाता है, लेकिन मिनिमम उसका इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में 5 करोड़ के आसपास होता है, उसे कहेंगे HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तीसरे हैं इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस में दो जो पार्टिसिपेट करते हैं वो 2 लोग होते हैं। एक है DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स, और एक है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। जो DII है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है, इसमें जो मुख्य है वो जैसे हमारे LIC है, स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड है, HDFC म्यूचुअल फंड है, और जो इंटरनेशनल है यानी FII है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है, उनमें आता है जैसे आपने सुना होगा वैनगार्ड, ब्लैक रॉक जो फंड है, और पेंशन फंड ग्लोबल है। ये सभी दुनिया भर के बाज़ारों में पैसा लगाते हैं। तो हमने जाना कि किसी भी दुनिया की स्टॉक मार्केट में ये हर में, चाहे वो भारत हो, चाइना हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, ब्रिटेन हो, सिंगापुर हो, ये 3 ही लोग पार्टिसिपेट करने वाले इसमें होते हैं। अब हमारा जो आज का वीडियो है, हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो है कि जो रिटेलर जो है, क्या वो पैसा बना पाता है, नहीं बना पाता है, जो वे व्यक्ति जो पैसा कम लगाते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि रिटेलर स्टॉक मार्केट में क्यों आता है या किस तरह से वो स्टॉक मार्केट में एंटर करता है। तो रिटेलर जो है वो स्टॉक मार्केट में या तो किसी की वीडियो देखता है या किसी के प्रॉफिट लॉस की स्क्रीनशॉट देखता है, तो वो लालच में आकर के स्टॉक मार्केट में आता है। वो एज ए इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं आता, या वो म्यूचुअल फंड के थ्रू आता है या ETF के थ्रू आता है। यही कारण है कि जो मोटा मोटा यही है कि वो किस तरह से स्टॉक मार्केट में आ रहा है। अब कोई इन्वेस्टर आया, यानी कोई रिटेलर आया, सबसे पहले करता क्या है, आते ही वो किसी भी स्टॉक में पैसा लगाता है बगैर टाइमिंग किए। यानी वो यह नहीं देखता कि इस समय उसने पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। वो आएगा, सुनेगा, न्यूज़ सुनेगा और उसमें पैसा लगा देगा, यानी भावनाओं में बह करके पैसा लगाएगा। सपोज करिए उसने किसी स्टॉक में पैसा लगाया, पैसा लगाता है थोड़ा, 20,000 25,000, मान लो उसने 1 लाख रुपये लगा दिया। अब होता क्या है कि वो स्टॉक टूट करके आधा हो गया, टाइम दिया नहीं उसने, आधा हो गया तो उसने एवरेज कर लिया, क्योंकि स्टॉक में ये तो है नहीं कि भाई आपको निकलना ही निकलना है, ज़रूरी है, एवरेज कर लेगा। एवरेज करने के बाद वो और कम हो जाता है, वो और टूट जाता है। अब जब एवरेज करने के बाद टूट गया तो फिर वो घर वाले पूछेंगे कि भाई पैसे लगाए तो कहाँ गए, ये तो बता नहीं पाएगा कि स्टॉक मार्केट में लगा रखे हैं, या बता भी देगा तो ये नहीं कहेगा कि भाई क्या इन्वेस्टमेंट उसका कितना चल रहा है। तो फिर उस पर प्रेशर आएगा साल बाद, 1.5 साल बाद, कि यहाँ तो पैसे निकालो, या उसे ज़रूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं, कई बार क्या उसे ज़रूरत पड़ जाएगी पैसे की, तो उसे मजबूरी में निकालना पड़ेगा।
तो यहाँ उसका पैसा बना नहीं, यानी उसने इन्वेस्टमेंट करके देखा और पैसा बना नहीं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके पैसा नहीं बना पाता है तो फिर क्या करेगा, वो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेगा। और जब वो इन्वेस्टमेंट शुरू करता है तो उस समय मार्केट बहुत हाई पे होती है, मंथली एसआईपी भी शुरू करेगा, 1-2 साल उस एसआईपी को चलाएगा भी, धैर्य भी रखेगा। फिर होता क्या है कि कुछ सालों के बाद उसे पैसे की ज़रूरत पड़ जाएगी, मान लो 2-2.5 साल बाद पैसे की ज़रूरत पड़ जाएगी, या कई बार बीच में एसआईपी भी स्किप कर देगा, नहीं डाल पाएगा। और जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि इसमें जो फंड मैनेजर है उसका खर्चा भी जो आप एसआईपी जमा करा रहे हैं उसी से चलता है। जो आपने जिस फंड में या आपका मैनेजर जिस फंड में पैसा लगा रहा है उसमें जो भी खर्चा बनेगा वो आपको ही बियर करना पड़ता है। तो आप देखोगे कि कुछ समय के बाद लगातार आपने एसआईपी भी स्टार्ट की, 2-2.5 साल देखा भी, और फिर भी जो आपने जमा कराया, जितना पैसा आपने डिपॉजिट किया है आप क्या म्यूचुअल फंड का जो में पैसा बना हुआ है वो डिपॉजिट से भी कम है। तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, वहाँ से भी आप सेलिंग कर देंगे, निकाल देंगे, विड्रॉ कर लेंगे अपना। फिर आप कहीं वीडियो देखते हैं और उसमें देखते हैं कि पैसा तो स्विंग ट्रेडिंग में बनता है। स्विंग ट्रेडिंग क्या है? स्विंग ट्रेडिंग है कि आप कम समय के लिए फुल लिवरेज करके और उसमें पैसा डालते हैं स्टॉक मार्केट में। आपने सोचो कि आपने किसी स्टॉक को पकड़ा, हम एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो आपको लगता है कि आने वाले 4 महीने में 5 महीने में टीसीएस का शेयर्स बढ़ेगा, चढ़ेगा। तो आप करते क्या, आपके पैसे तो आपके पास 50,000 रुपये है, आप उस 50,000 रुपये को फुल लिवरेज करते हैं। आपको पता है लिवरेज मिल जाता है, 4 टाइम मिल जाता है, 5 टाइम भी मिल जाता है, और 2.5 लाख का एक्सपोजर ले लेते हैं। अब जैसे ही आप ऐसा मानिए कि आपने टीसीएस में 2.5 लाख का एक्सपोजर ले लिया स्विंग ट्रेडिंग के चक्कर में, फुल उस पर मार्जिन पे, जिसको एमटीएफ भी कहते हैं। अगर आपके पास पैसे 50,000 है, एक्सपोजर ले लिया 2.5 लाख का, अगर ये 20% यहाँ से टीसीएस टूट गया, यानी इसकी जहाँ से आपने ख़रीदा उस प्राइस से 20% अगर नीचे आ जाता है तो आपके 50,000 गए। अगर आप देखें तो 50,000 तो जो आपने तो 50,000 लगाए तो उतने का लॉस हो रखा है, तो सौदा कट जाएगा। ये आपसे और ज़्यादा पैसे डालने के लिए कहेगा, तो यहाँ भी आपके पैसे नहीं बने। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप वीडियो फिर देखते हैं कहीं, और आपको पता चलता है कि फ़लानी जगह कोई है, कोई गुरुजी है, कोई इसी नाम से है ना, कोई फेमस यूट्यूबर है, कोई फिनफ्लुएंसर है, उनकी वीडियो देखते हैं और वो सिखाता है। तो आप क्या करते हैं, आप वहाँ जाते हैं, उनका महंगा कोर्स परचेज़ करते हैं। और ध्यान रखें, उनका जो कोर्स है वो सस्ता नहीं होता, उनका कोर्स बहुत ही महंगा होता है, कई लाख रुपए में उनका कोर्स आता है। और उनकी क्लासेस ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, कोई 2 दिन 3 दिन 4 दिन चलेगी, या कईयों की क्लासेस तो 1 ही घंटा चलती है और फिर उसके बाद ख़त्म हो जाती है। आप उनका महंगा कोर्स भी परचेज़ करते हैं, और कोर्स परचेज़ करने के बाद उनके पास सीखने के लिए भी जाते हैं। आप मानिए कि उनके पास सीखने के लिए चलेंगे, वो क्या करेंगे, वो आपको ऑप्शन में फंसा देंगे। ऑप्शन में क्या करेंगे कि देखो यहाँ स्पॉट बन रहा है या रेजिस्टेंस बन रहा है, आप इसका ऑप्शन खरीदो, यानी कॉल खरीदो या पुट खरीदो। आप कॉल और पुट करते हैं। कॉल और पुट जिसको हम ऑप्शन कहते हैं, उसका एक ड्रॉबैक आपको पता है ना, वो टाइम पीरियड है, टाइम गया तो ऑप्शन ख़त्म। इसमें हो सकता है कि अब तक जितने भी आपने काम किए, जैसे आपने पहले खुद इन्वेस्टमेंट किया उसमें पैसा नहीं बना, फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू किया उसमें पैसा नहीं बना, स्विंग ट्रेडिंग में भी पैसा नहीं बना, लेकिन इतना पैसा नहीं गवाया होगा, ये बात सही है, जितना पैसा आप ऑप्शन बाइंग में गवा देंगे। कंगाल हो जाएंगे, एफडी तोड़ेंगे घर की, या अपने घर में जो आपने जो सेविंग कर रखी थी वो भी ख़त्म कर देंगे। कई बार तो ऐसा भी देखा है मैंने कि इस ऑप्शन के चक्कर में ये लत है, ये लत लग जाती है, ये लत छूटेगी नहीं, और इसके चक्कर में कई बार तो क्या है कि वो नौकरी भी छोड़ देता है। ये मत सोचना कि आप जो कम पढ़ा लिखा है वो ऐसा करता है, नहीं, ये उनकी बात हो रही है जो पढ़ा लिखा है, जिन्होंने सीए तक कर रखी है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी कर रखी है, या एमबीए फाइनेंस किया हुआ है, यानी पढ़ाई भी पूरी इसी की हुई है, उसके बावजूद वो नौकरी छोड़ देता है, सोचता है मैं यहीं से पैसा कमा लूँगा, वो बर्बाद हो जाता है, कर्जा चढ़ जाता है उसके ऊपर। फिर क्या करता है वो, फिर उसे पता चलता है कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं है, किस में पैसा है, ऑप्शन सेलिंग में पैसा है। और क्योंकि वही है, इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखता है, और वीडियो देखते उसे पता चलता है कि बाइंग में पैसा नहीं है, सेलिंग में पैसा है। अब एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप ऑप्शन को सेल करते हैं, यानी ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, तो आप पूरे मार्केट का इंश्योरेंस करके दे रहे हैं।
नहीं समझे कि आप ऐसे समझिए कि आपने किसी इंडेक्स के ऑप्शन, मान लो निफ्टी 50 है, उसका ऑप्शन कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, पहले पुट की बात कर रहे हैं। मान लो आपने कहा कि पुट ऑप्शन ये 24,000 से नीचे मार्केट नहीं जाएगी, आपने 24,000 का एक पुट बेच दिया। आपने पूरी इकोनॉमी को, यानी भारत के पूरे स्टॉक मार्केट का इंश्योरेंस कर दिया, यानी आपने गारंटी ले ली कि मैं इससे नीचे नहीं जाने दूंगा। क्या आप ले सकते हैं? क्या आपके पास इतना धन है कि आप पूरे मार्केट का इंश्योरेंस कर सकते हैं? ऑप्शन की सेलिंग करना ऑप्शन बाइंग से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये एक बार में ही आपका पूरा, पता नहीं कितना पैसा लेके चला जाएगा, कुछ नहीं पता। ऑप्शन सेलिंग में क्या है, कई बार पैसा थोड़ा 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 आता रहता है और साल में एक बार पैसा आपका चला जाएगा, ये सच्चाई है। सेम कॉल ऑप्शन में है। क्या पूरे मार्केट का इंश्योरेंस कर सकते हैं कि ये इंडेक्स जो है, जो भारतीय स्टॉक मार्केट का NSE का निफ्टी 50 है, 24,000 से ऊपर नहीं जाएगा? क्या ये गारंटी दे सकते हैं आप? ध्यान रखना, जब भी आप कॉल ऑप्शन बेचते हैं तो इसका मतलब है कि आप मार्केट को यह गारंटी दे रही है कि आपने जिस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बेचा है, मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगी या इससे नीचे नहीं जाएगी। तो और ऐसा वही कर सकता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। अगर आप पे पैसा होता तो आप ऐसा काम ही नहीं करते। तो यहाँ भी आप मोटा पैसा कमाते हैं। तो कुल मिलाकर के एक बात पता यहाँ हमें चला क्या, कि स्टॉक मार्केट से इंडिविजुअल का पैसा नहीं बनता है। अब बात करते हैं जो इंस्टीट्यूशंस है, HNI है। HNI और इंस्टीट्यूशन की जो पैसा बनता है, जैसे LIC है या SBI म्यूचुअल फंड है या वैनगार्ड ब्लैकरॉक ग्लोबल फंड है, इनके पास जो पैसा इसलिए बनता है कि एक तो ये जब स्टॉक खरीदते हैं तो उसकी सही वैल्यूएशन पे खरीदते हैं। दूसरा, ये स्टॉक में बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं, 10-10 साल, 20-20 साल, 25-25 साल बने रहते हैं। इंडिविजुअल जो है, जो छोटा रिटेलर है, जो छोटा पैसा लगाता है, वह किसी भी स्टॉक में 10-20 साल तक नहीं बना रह सकता। इसका मुख्य कारण यह है कि उसे कभी ना कभी पैसे की ज़रूरत ज़रूर पड़ जाएगी। तो क्या HNI को या इंस्टीट्यूशन को पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती? इनको पैसे की ज़रूरत इंडिविजुअल के मुकाबले कम पड़ती है। क्यों? क्योंकि इनके पास इनफ्लो आता रहता है पैसे का। इनको जितना पैसा किसी को देना है उससे ज़्यादा इनके पास इनफ्लो आता रहता है। आप सोच लीजिए, जो हमारी LIC है, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार की सरकारी कंपनी है, इसके पास क्या कभी इनफ्लो रुकता है? कभी नहीं रुकता। पैसा आया जाएगा, आया जाएगा, आया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना इंश्योरेंस कराएंगे, इनको EMI भरेंगे या इंस्टॉलमेंट भरेंगे, इंस्टॉलमेंट भरते रहेंगे, इनके पास पैसा आता जाएगा। इस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाते रहेगी और वहाँ से भी कमाई आती रहेगी, डिविडेंड के रूप में कमाई आती रहेगी। तो कहने का मतलब ये है, स्टॉक मार्केट में लंबा अगर आपने चलना है, आप चाहते कि एक इंडिविजुअल होकर के स्टॉक मार्केट लंबा चलें, तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या है? नंबर 1 बात कि आपने अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है कि इस स्टॉक में पैसा लगा दो, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। खास तौर पर पिछले कुछ सालों में कई ऐसे IPOs आए हैं जिनमें लोगों का पैसा, ये समझ लो, वेल्थ डिस्ट्रॉयर का काम किया है, पैसा डुबोया है। तो अफवाहों में बह करके या किसी की अफवाह सुन करके, कहानियाँ सुन करके पैसा नहीं लगाना है। अफवाह कोई भी उड़ा सकता है, इन्फ्लुएंसर भी उड़ा सकता है, और जो आप TV में जो स्पेशल न्यूज़ चैनल हैं उनमें भी उड़ा सकता है। आपके पास कोई मैसेज भी आ सकता है, मेल भी आ सकता है। तो पहली बात है, अफवाहों में नहीं पड़ना है। भावनाओं में नहीं बहना है। भावनाएं क्या कि भाई मैंने तो फलां कर दिया, भगवान जाने, या देखा जाएगा जो होगा वो। हम आमतौर पर ऐसा करते हैं ना कि भाई मैंने तो बाई कर दिया या सेल कर दिया, यानी खरीद लिया, किसी स्टॉक में पैसा लगा दिया, किसी स्टॉक को खरीद लिया या बेच लिया, अब ऊपर वाले की मर्जी। ये भावनाएं हैं आपकी। इन भावनाओं में भी आपने नहीं पड़ना है। किसी भी स्टॉक को सही प्राइसिंग पे खरीदें, यानी उसकी सही वैल्यूएशन पे खरीदें। वैल्यूएशन जांचने का एक अच्छा तरीका यह है कि देख लो कि क्या ये कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है, नहीं दे रही है, नंबर 1। दूसरा, इसका PE रेशो क्या है, यानी प्राइस अर्निंग रेशो क्या है। फॉरवर्ड PE क्या है, यानी भविष्य में ये कितना पैसा कमाएगी, और इसका बिजनेस ऐसा तो नहीं कि भविष्य में डूब जाएगा। ये बेसिक 3 बातें देखने की जरूरत है, ऐसा नहीं। उसके बाद वो स्टॉक टूटता है कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा चढ़ता है कोई दिक्कत नहीं। और चौथा ये है कि आप जो पैसा लगा रहे हैं वो पैसा आपको हाल फिलहाल उस पैसे की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। कम से कम 5 से 6 साल तक आपको वो पैसे की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसका मतलब हो कि जो पैसा आपने लगाया वो पैसा आपको आज नहीं चाहिए, 5 साल के बाद चाहिए, तो ही पैसा लगाए।
और रिटेल इन्वेस्टर का पैसा ना बनने का कारण ये भी है कि वो जब पैसा लगाता है तो सोचता है कि पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसको कुछ समय के बाद पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, ज़रूरत हो जाती है, और वो मजबूर हो जाता है उस स्टॉक को या म्यूचुअल फंड को या ETF को बेचने के लिए। तो हमारा जो इस वीडियो की शुरुआत का जो मूल प्रश्न था कि क्या रिटेल पैसा बना पाता है, तो आप ये बात याद के रख लेना कि 99% रिटेलर पैसा नहीं बनाता है, केवल 1% रिटेलर ही पैसा बनाता है। वो वही व्यक्ति पैसा बनाता है जो हमने अभी जिन जिन बातों की है उनका ध्यान रखता है, भावनाओं में नहीं आता, समय देता है, अफवाहों में नहीं पड़ता कि अफवाह फैला रखे किसी स्टॉक में भी इसका 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। ट्रेडिंग नहीं करता। ट्रेडिंग का मतलब होगा जो स्विंग ट्रेडिंग हमने कहा था कि एक बार एक स्टॉक में लगा दिया, सोचता है कि यहाँ से लिवरेज करके, यानी ट्रेडिंग का सिंपल अगर कोई पूछे कि ट्रेडिंग क्या है, तो ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप उधार लेकर के पैसा लगा रहे हैं, चाहे आपकी एप्लीकेशन, आपका ब्रोकर आपको उधार दे या किसी और से पैसा लेकर लगाए, ये इस ट्रेडिंग में ही आता है। दूसरा जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है वो भी ट्रेडिंग में ही आता है, लेकिन क्योंकि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है वो भी लिवरेज का काम है, उसमें आपको कई गुना ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। आप ऐसे सोचिए कि अगर आपने किसी स्ट्राइक प्राइस फ्यूचर के या ऑप्शन के किसी स्ट्राइक प्राइस को ख़रीदा है, तो ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस आपको मिला, आप हम छोटी सी बात कर लेते हैं, मान लो आपने TCS का कोई ऑप्शन प्राइस आपने ख़रीदा है, TCS का लोट साइज हो, आपको पता है एक तो ऑप्शन जो है 1-2 नहीं खरीदे जाते स्टॉक की तरह, ये पूरे लोट में खरीदे जाते हैं, यानी उसका एक लोट साइज़ होता है, उसी में खरीदेंगे। मान लिया 175 लोट साइज़ है, आपने 175 स्टॉक ही खरीदने पड़ेंगे, और मान लो उसका साइज़ जो प्राइस चल रहा है एक ऑप्शन का, मान लो वो 2400 के ऑप्शन का प्राइस जो है 10 रुपये चल रहा है या 20 रुपये चल रहा है, तो आपको वो पूरा का पूरा खरीदना पड़ेगा। नहीं ऑप्शन जो है, अब आपने पैसे तो दिए उनको, अगर 10 रुपये का प्राइस चला है तो 175 × 10 करेंगे 1750 रुपये दिए हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपने 1750 नहीं दिए, 175 × 2400 इतने पैसे का एक्सपोजर लिया है। ये ध्यान रखने की बात है, चाहे आप बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, यानी पूरा का पूरा लिवरेज का काम होता है। किसी भी डायरेक्शन में मार्केट जाएगा तो आपका पूरा अकाउंट उड़ा के ले जाएगा। चाहे बाई में तो यह है कि जितने का प्रीमियम दिया प्रीमियम चल जाएगा, सेल में तो अभी मैंने कहा था कि आपने पूरे मार्केट को ही क्या कर दिया, इंश्योर कर दिया कि इससे ज़्यादा या इससे ऊपर या इससे नीचे नहीं जाएगा। तो ये हमारे रिटेलर की स्टोरी भी है, किस तरह रिटेलर आता है, वो क्या सोचता है, किस तरह स्टॉक मार्केट में काम करता है, क्यों पैसा नहीं बना पाता। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में ज़रूर करिएगा कि क्या आपने देखा है किसी रिटेलर को पैसा बनाते हुए। आपने देखा नहीं कि आपके आसपास देखनी है, नहीं किसी की कहानियाँ सुनी हुई है, नहीं, कहानियाँ तो पता नहीं क्या क्या सुनाई जाती है, आपके आसपास में किसी रिटेलर ने पैसा बनाया है। अगर पैसा बनाया भी होगा तो वो वही व्यक्ति होगा जिसका रेगुलर कैश फ्लो बना रहता है, चाहे वो इसके अलावा कोई और काम करता हो जिससे उसका पैसा आता रहता हो और उसे इस पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वो 5 साल 7 साल यहाँ फंस भी जाता है, क्योंकि यहाँ फंस जाता है, 5-7 साल फंस भी जाता है, तो वो इसमें टाइम दे देता है और समय के बाद जब प्राइस आता है तो निकल जाता है यहाँ से। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। आज इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।